24। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि जब सरकार ने रकबा खरीदना होता है, कोई रोड बनाना होता है, या कोई किसी किस्म की कॉलोनी बनानी होती है, हाउसिंग कॉलोनी बनानी होती है, अगर पहले सरकार हाउसिंग कॉलोनीज भी बनाती थी और अभी भी बनाती है, जैसे एमडीए बनाती है, एलडीए बनाती है। बागरा टाउन बना, अगर मुल्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, तो लाहौर डेवलपमेंट एलडीए ने बनाया, लाहौर सिटी एलडीए सिटी, लाहौर डेवलपमेंट सिटी बनाया। और उसके अलावा वो जुबली टाउन बनाया। और इस तरह की कई स्कीमें सरकार जो है वो रहने वालों के लिए बनाती है। या उसको रोड वगैरह के लिए रकबा एक्वायर करना होता है, रोड को वास्ट करने के लिए एक्वायर करना होता है, या अदर पर्पज भी हैं जो इसके अंदर आएंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर सरकार लैंड को एक्वायर करती है। तो वो जिस एक्ट के तहत जो उसके कानून असूल बनाए गए हैं उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 1897। ठीक हो गया जी। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा एक्ट है, इतना बड़ा सा एक्ट नहीं है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में ही सारा समझ हो जाएगा। टोटल सेक्शन जो है इसके वो है 30। 30 सेक्शन है उसके। 30 नहीं है, 30 तो थोड़ा ज्यादा ही है, मुझे लगा 30। पढ़ने वाले 30 है इसके अंदर। 55 सेक्शन है ये, इसको पढ़ लेते हैं। This act may be called, section 1 है, this act may be called as Land Acquisition Act. It extends to the whole of Pakistan and it shall come into force on the first day of the March 1984. ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीचे इसके अंदर डेफिनेशंस हैं। एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द एंड आर परमानेंटली फेस्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द। ऐसी चीजें जो जमीन खुद हो, जमीन के साथ मुंसलिका चीजें, यानी कि दीवारें, और वो अपना क्या नाम लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के साथ अटैच है, फेस्टन है, दरख्त हो सकते हैं, झाड़ियां हो सकती हैं, दीवार हो सकती है, बुर्जी हो सकती है, पिलर हो सकते हैं, वो सब लैंड की तारीफ में आएंगे। पर्सन इंटरेस्ट का मतलब है ऑल पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन द कंपनसेशन टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द लैंड अंडर दिस एक्ट एंड द पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन लैंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन लैंड ईजमेंट अफेक्टिंग द लैंड। अच्छा जी, पर्सन इंटरेस्टेड कौन है? वो आदमी जिससे अगर वो रकबा वो खरीदा जाए, वो रकबा जो कि गवर्नमेंट एक्वायर करने लग रही है, उसका उसके अंदर अगर इंटरेस्ट है और उसको उसके अंदर कंपनसेशन मिल रही है, यानी उसके उसके साथ राइट्स जो हैं वो अटैच हैं उस जगह के साथ, या राइट ऑफ ईजमेंट। राइट ऑफ ईजमेंट का मतलब ये है कि कोई भी हक के आसाइश, फॉर एग्जाम्पल के मतलब जमीन खरीदती है गवर्नमेंट और उसके दरमियान, जमीनों के दरमियान एक कच्चा रास्ता है जिसको पीछे वाले लोग, जिनकी पीछे जमीन है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये उनका राइट ऑफ ईजमेंट है। इसी तरह अगर कोई कुआं है उस जमीन के अंदर, सारे गांव के लोग वहां से पानी भरते हैं या कस्बे के लोग, तो वो ये राइट ऑफ ईजमेंट है। अगरचे वो कुआं सबकी मलकियत है, किसी एक आदमी की मलकियत नहीं है, तो स्टेट ये नहीं कह सकती, उनको भी पैसे मिलेंगे, उनको भी कंपनसेशन मिलेगी और उनको भी पर्सन इंटरेस्टेड कहा जाएगा। ये इसका मतलब है। कलेक्टर का मतलब वही कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट का मतलब है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, ये सारी की सारी कोर्टें हैं इसके अंदर। ठीक है, कोर्ट से मुराद इसके अंदर सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट नहीं। कंपनी से मुराद है कंपनी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड हुई हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, ठीक है, और अपना पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, बाकी ये इसमें लिखी हुई है कुछ चीजें कि वो अपना हो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत या इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1862 के तहत हो। क्योंकि जिस वक्त ये एक्ट बना उस वक्त ये कंपनियां थी, अब तो वही कंपनीज एक्ट चलता है 1984, बाकी तो सारे खत्म हो गए हैं। रॉयल करेक्टर लेटर पेटेंट, लेकिन ये बस डिमिनिश नहीं की है इसमें से, वरना इनके तहत अब नहीं हो रही है। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन अब उसी के तहत होती है। और इसके अलावा इसके अंदर सोसाइटीज भी शामिल है कि जो सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत हुई है। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिस तरह है, एक्ट 1912 पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी इस कंपनी के तौर पे इसके अंदर ली जाएगी सोसाइटी जो है। ठीक है, पब्लिक पर्पज का क्या मतलब है? includes the provision of village site in district in which the provincial government shall have declared by notification in the official gazette that it is customary for the government to make such provision, and following person shall be deemed person entitled to act
एज एंड टू द एक्सटेंट हियरिंग आफ्टर प्रोवाइडेड। पब्लिक पर्पस का मतलब है जी कि तमाम विलेज साइट्स जो होती हैं जो शामलाते दे हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ने पब्लिक पर्पस के लिए नामजद किया होगा वो गवर्नमेंट के गजट में आई हुई है, ठीक है जी। और पर्सन इंटाइटल टू एक्ट वो होंगे जो कि ट्रस्टीज हों। ट्रस्टीज इसके अंदर शामिल हैं। ट्रस्टीज फॉर द अदर पर्सन बेनिफिशियरी इंटरेस्टेड शैल बी डीम्ड द पर्सन इंटाइटल टू द एक्ट। ट्रस्टीज हैं, मैरिड वुमेन जो है वो उसको इंटाइटल टू एक्ट कहेंगे। और इसके अलावा कौन है जी, बस यही है। गार्डियंस, गार्डियन ऑफ द माइनर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको पढ़ा है। पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर्स ऑफ द ऑफिसर देयर अपॉन। अब क्या होगा कि सबसे पहले पब्लिकेशन होगी कि जमीन लेना चाहती है सरकार ना, सेक्शन 4 के तहत। Whenever it appears to the collector of the district that any land in the locality is needed or is likely to be needed for the public purpose or for the company, a notification to that effect shall be published in the official gazette, and the collector shall cause public notice of the substance of the notification to be given in the convenient places in the said locality। जब सरकार को किसी कंपनी के लिए, सोसाइटी के लिए, किसी अदर पर्पज के लिए जमीन चाहिए तो सबसे पहले उसकी पब्लिकेशन होगी, उसका इश्तेहार दिया जाएगा, ठीक है जी। और वो कॉन्स्पिकुअस प्लेस, ऐसी जगह जैसे चौक चौराहा मस्जिद, यहाँ पे वो लगा दिया जाएगा। देयर अपॉन इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी ऑफिसर ईदर जनरली आर स्पेशली अथॉराइज्ड बाय कलेक्टर इन दिस बिहाफ फॉर हिज सर्वेंट एंड द वर्कमैन। जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद कलेक्टर का जो नामजद बंदा होगा उसे इख्तियारात होंगे। वो क्या इख्तियारात होंगे? टू एंटर अपॉन एंड सर्वे एंड टेक लेवल्स ऑफ एनी लैंड इन सच लोकेलिटी। एंटर और सर्वे करे, टू डिग और बोर इनटू द सबसॉइल, और वहां पे बोरिंग करे, डिगिंग करे, यानी कि खुदाई करे। टू डू ऑल अदर एक्ट्स नेसेसरी टू असर्टेन वेदर द लैंड इज अडॉप्टेड फॉर सच पर्पस। ये अब वो नहीं है डिगिंग से मुराद भी वो वहां पे वो खंदक खोद देंगे, बस वो सॉइल का जो है नमूना लेने के लिए कि जिस मकसद के लिए ली जा रही है क्या एक कामयाबी रहेगा उसके लिए कि नहीं रहेगा। टू सेट आउट द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड प्रपोज्ड, प्रपोज्ड लैंड की बाउंड्रीज बनाए। टू बी टेकन एंड इंटेंड लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क बनाए, लेवल्स लगाए, बाउंड्रीज लगाए, ठीक है, बुर्जियां लगाए, और ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं। कटिंग ट्रेंचेस, ये चीजें देखें। अच्छा, कटिंग ट्रेंचेस का मतलब है कि झाड़ियों वगैरह को भी काट सकता है। एंड वेदर अदरवाइज द सर्वे कैन नॉट बी कंप्लीटेड एंड द लेवल्स टेकन and the boundaries and lines marked to cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle। तो ये काम वो कर सकता है, फेंस लगा सकता है और क्रॉप वगैरह जो है उसको भी क्लियर कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग में एंटर नहीं हो सकता कब तक? एंड आर एनी इनक्लोज्ड कोर्ट, या किसी बंद उसके अंदर, जैसे चार दीवारी हुई होती है उसके अंदर, गार्डन्स, इनमें नहीं जा सकता। अटैच टू द डिवेलिंग हाउस, जो कि डिवेलिंग हाउस के साथ अटैच हो, विदाउट प्रीवियसली गिविंग, 7 दिन का नोटिस दिए बगैर उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। किसको देना नोटिस? जो उसका मालिक है, जो वहां रिहाइश पजीरा ऑफिसर सो ऑथराइज्ड shall at the time of such entry pay or tender payment for all the necessary damage to be done as aforesaid। जो ऑफिसर अथराइज्ड होगा, अगर अब वहां से कोई दरख्त वगैरह काट रहा है, झाड़ियां काट रहा है, या कोई क्रॉप वगैरह काट रहा है, तो वो उसको कंपनसेट करेगा। सेक्शन 5 आ गया, नोटिफिकेशन दैट द पर्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर द पब्लिक पर्पज और फॉर द कंपनी, ठीक है जी। तो वेयर द लैंड इज टू बी एक्वायर्ड फॉर द पब्लिक पर्पस, द एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर। एंड वेयर द लैंड इज टू बी एक्वायर्ड फॉर द कंपनी, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसिडरिंग द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, if any, made under subsection 2 of the section 4, or if no survey is necessary at any time, that any particular land included in the locality notified in the subsection 1 of the section 4 is needed for the public purpose of the company, as the case may be, notification to the effect shall be published in the official gazette। अच्छा जी, अब पहले वहां इश्तेहार लगाया था, अब इसका एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट के अंदर पंजाब सरकार के आ जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि जी जिला कौन सा है, टेरिटोरियल डिवीजन कौन सी, जिससे वो लैंड वाजे हो जाए कि वो कहाँ सिचुएट कर रही है, वो कहाँ पे है। द पर्पस फॉर विच इट इज नीडेड, उसका पर्पस भी लिखा जाएगा, अप्रोक्सीमेट एरिया उसका लिखा जाएगा, सिचुएशन भी लिखी जाएगी, ठीक हो गया जी। 5A है जी, हियरिंग ऑफ द ऑब्जेक्शंस। अब जब ये नोटिफिकेशन हो गया तो इसके बाद कोई बंदा ऑब्जेक्शन करता है कि जूरे वाला ये लैंड यहाँ से आपको नहीं लेनी चाहिए बल्कि फलां जगह पे लेनी चाहिए, कोई और ऑब्जेक्शन है, तो उसकी हियरिंग जो है वो 5A के तहत हो जाएगी। कौन करेगा जी हियरिंग? कलेक्टर के सामने इन राइटिंग होगी जी हियरिंग, सारी की सारी, ठीक है जी। अब ये हेयरिंग हो गई, अगर तो एतराज मान लिया तो ठीक है, और अगर एतराज जो है वो नहीं माना तो फिर डिक्लेरेशन हो जाएगा सेक्शन 6 के तहत। डिक्लेरेशन दैट द लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक पर्पस। अब इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया कि ये लैंड जो है ये चाहिए और इतनी लैंड है और ये चाहिए, ठीक है जी। ये डिक्लेरेशन फिर दोबारा पब्लिक गजट जो है उसके अंदर इसको शाया किया जाएगा।
आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टू टेक ऑर्डर ऑफ द एक्विजिशन, जब गजट बन जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो फिर कलेक्टर क्या कहेगा कि अब इसको एक्वायर करो। एक्वायर का क्या तरीका है, तो उसके लिए दोबारा लैंडमार्क होगी। पहले तो प्रपोज्ड एरिया था ना, अब स्पेसिफाइड एरिया मैयर एंड प्लानिंग के साथ होगा। नोटिस जो है, जो बंदे इंटरेस्टेड है उनको नोटिस दिया जाएगा कि जनाब अली ये लैंड जो है ना, ये हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर फर्दर एतराजात आते हैं तो वो एतराजात जो है वो सुन के लिए जाएंगे। सेक्शन 10 के तहत पावर टू रिक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट एज टू द नेम एंड द इंटरेस्ट। अब क्या होगा जी, द कलेक्टर मे आल्सो रिक्वायर एनी सच पर्सन टू मेक और डिलीवर टू हिम एट द टाइम ऑफ द प्लेस मेंशन्ड a statement containing so far as may be practical the name of every other person possessing any interest in the land। अब वो जो ईजमेंट वाले राइट्स की बात हुई थी कि अगर उनके तो राइट्स हैं तो वो कलेक्टर उनको कहेगा कि उन बंदों के नाम जो है वो हमें दे दो। इंक्वायरी एंड द अवार्ड बाय द कलेक्टर। अब इंक्वायर करेगी सरकार के यहाँ पे रकबे की वैल्यू क्या है, डीसी वैल्यूएशन में क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। अब अगर एक आदमी की दुकानें जा रही हैं उस जमीन में, और दूसरे का घर जा रहा है और तीसरे का प्लाट जा रहा है और चौथे की ज़राई जमीन जा रही है और ज़राई जमीन ऐसी जा रही है कि जिसके ऊपर फसलें इस्ताद हैं, तो जाहिर है कि ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा। हर एक की पूरी पहले एक एस्टिमेशन होगी, एक असेसमेंट की जाएगी कि इनको कितने कितने पैसे देने, तो वो पैसे उनको दिए जाएंगे। इसको ये जो अपने पैसे देने का हुक्म होता है इसको अवार्ड कहते हैं। अब अवार्ड ऑफ द कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल, सच अवार्ड शैल बी फाइल्ड इन द कलेक्टर्स ऑफिशियल ऑफिस। ये फाइल होगा एंड शैल एक्सेप्ट इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एविडेंस एज बिटवीन द कलेक्टर एंड द पर्सन इंटरेस्टेड वेदर दे हैव रिस्पेक्टिवली अपीयर्ड बिफोर द कलेक्टर आर नॉट। वो हाजिर हो या ना हो, जब अवार्ड होगा तो ये फाइनल हो जाएगा। अगर कोई करेक्शन है तो 12A के तहत उसकी वो हो जाएगी, अपना मिस्टेक है तो करेक्ट कर दी जाएगी। अजर्नमेंट भी कर सकता है कलेक्टर में फॉर एनी काज, अगर वो अवार्ड ना देना चाहे, अजर्न करना चाहे तो अजर्न कर सकता है। पावर टू समन एंड फोर्स अटेंडेंस, किसी मकसद के लिए किसी विटनेस को बुलाना चाहे तो उसके पास पावर है, विटनेस को बुला सकता है, लोकल लोगों को बुला सकता है। अच्छा जी, सेक्शन 23 और 24 के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उनको देख के कंपनसेशन ऑफ द अवार्ड जो है वो डिक्लेयर करेगा। पावर टू टेक पोजेशन, जब अवार्ड हो गया तो उसके बाद पोजेशन ले लेगा। स्पेशल पावर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके अंदर उसके पास स्पेशल पावर्स भी हैं। कि वो किस तरह लेगा। इन केस ऑफ अर्जेंसी, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू द कलेक्टर दो नो सच अवार्ड हैज बीन मेड मे ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द 15 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। सेक्शन 9 का जो नोटिस हुआ था डिक्लेरेशन वाला, उसके बाद वो डायरेक्ट भी कब्जा जो है उसका ले सकता है। ठीक है जी, इसकी रीडिंग आप लोग कर लेना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है जी रेफरेंस टू द कोर्ट, कलेक्टर स्टेटमेंट टू द कोर्ट और सर्विस ऑफ द नोटिस। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेते हैं। रेफरेंस टू द कोर्ट, एनी पर्सन इंटरेस्टेड हु हैज नॉट एक्सेप्टेड द अवार्ड मे इन रिटन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर रिक्वायर दैट द मैटर बी रेफर्ड बाय द कलेक्टर फॉर द डिटर्मिनेशन of the court whether his objection lead to measurement of the land, amount of the compensation, person to whom it is payable, or the appointment of the compensation among the person interested। अब अगर किसी बंदे को चार पांच चीजें हैं उन पे एतराज है, फॉर एग्जांपल कि उसे मेजरमेंट जो जमीन की हुई है उस पे एतराज है, या कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो थोड़ी है या कम है उसके ऊपर एतराज है, या इस बात पे एतराज है कि ये इसको नहीं मुझे मिलनी चाहिए, या अगर एक से ज्यादा लोगों को मिलनी है तो उसको एतराज ये है कि इसको ज्यादा मिलनी चाहिए इसको कम मिलनी चाहिए, तो इसके लिए वो डीसी को दरख्वास्त दे सकता है कि इसके लिए कोर्ट को रेफर कर दे। एप्लीकेशन शैल स्टेट द ग्राउंड्स, उसके अंदर ग्राउंड लिखे हुए होंगे और इन ग्राउंड्स के ऊपर वो एप्लीकेशन इंटरटेन होगी। प्रोवाइडेड दैट एनी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड if the person making it was present or represented before the collector at the time when he made the award। इसके लिए शर्त ये है कि ये वो बंदा दे सकता है कि जब अवार्ड हो रहा था तो वहां पे मौजूद था और 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो दे कलेक्टर के अवार्ड के बाद। इन अदर केसेस, अगर कोई दूसरा केस है विद इन 6 वीक्स ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस फ्रॉम द कलेक्टर अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 के तहत चूंकि नोटिस दिए थे, लोगों को बुलाया था कि आओ भाई समाप्त के अंदर आओ, तो उसके भी 6 हफ्ते के बाद वो दे सकता है अगर वो कलेक्टर के सामने अपेयर नहीं हुआ था। और सेक्शन 3 ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 21 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में if it has not accepted the award refer the matter to the court within the period of 6 months from the date of the announcement of the award। तो अवार्ड के बाद अगर कोई भी चीज हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको कुछ भी लिखा हुआ हो कानून में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड के बाद कोर्ट को मैटर रेफर कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन द रेफरेंस अनलेस
in its option there is a prima facie case for inquiry into the determination of the objection. कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ये देखे, प्राइमा फेसाई का मतलब होता है जाहिरी तौर पर, ऑन द फेस ऑफ इट, कि क्या कोई ऐसे हकायक बनते भी हैं जिसमें इनको ले लिया जाए, वो गवर्नमेंट के केस को रिजेक्ट कोर्ट कर सकती है। अच्छा जी, अब क्या होगा जब ये इस तरह से रेफरेंस बनेगा तो कलेक्टर स्टेटमेंट देगा अदालत में, इन मेकिंग द रेफरेंस द कलेक्टर शैल स्टेट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट इन राइटिंग अंडर हिज हैंड द सिचुएशन एंड द एक्सटेंट ऑफ द लैंड विद पर्टिकुलर ऑफ एनी ट्री बिल्डिंग, वो सारा कुछ बताएगा भी ये चीजें थी। नेम ऑफ द पर्सन जो कि इंटरेस्टेड पर्सन थे, अमाउंट जो कि अमाउंट उसने दी, इफ द ऑब्जेक्शन बी टू द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन ग्राउंड ऑन विच द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड, कि अगर लोगों का एतराज जो है तो या गवर्नमेंट का एतराज जो है वो कंपनसेशन ऑफ अमाउंट के मतलब था, तो फिर वो ये भी बताएगा कि इसकी क्या रीजन थी, इतनी क्यों लगती। टू द सेट स्टेटमेंट शैल बी अटैच्ड टू द शेड्यूल गिविंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द नोटिस सर्व्ड अपॉन एंड द स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड और डिलीवर्ड बाय द पार्टीज इंटरेस्टेड रिस्पेक्टिवली, जो भी वो कार्रवाई हुई है, जो शेड्यूल बनाया उसने, जो स्टेटमेंट्स उसने कलेक्ट की, जो नोटिस उसने सर्व किए, वो सारा उधर दे देगा। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उन लोगों को नोटिस दे देगी और कलेक्टर को भी नोटिस दे देगी, इंटरेस्टेड पर्सन, एप्लीकांट, ये सारे लोग, उनको नोटिस हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, द स्कोप ऑफ द इंक्वायरी इन विच एवरी प्रोसीडिंग शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द ऑब्जेक्शन, सिर्फ उन लोगों की हद तक ही रखेंगे स्कोप जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया और जिनके इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर वो हो रहे हैं, अपना क्या नाम देते हैं, जिनका इंटरेस्ट जो है वो इंफ्रिंज हो रहा है कंसिडरेशन में आ रहा है। जो एतराज जिनके ऊपर लगा है, एतराज से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उनके इंटरेस्ट की कंसिडरेशन सिर्फ देखी जाएगी, वहां तक इसका स्कोप है। ओपन कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग होगी, क्रॉस ऑब्जेक्शन का हक हासिल होगा, मैटर टू बी कंसीडर्ड एंड इन डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन। अब कंपनसेशन के लिए जो मैटर है वो कौन कौन से होंगे वो लिखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। मार्केट वैल्यू सबसे पहले ये देखी जाएगी कि मार्केट वैल्यू क्या है, इतनी है, कन्वेंशनल स्कोप उसका कितना है, और डैमेज अगर कोई हुआ है तो वो देखा जाएगा, और डैमेज किसको हुआ है ये देखा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि अपना जो चीज डैमेज हुई है उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, नई थी पुरानी थी, यानी कि घर अगर जो था वो नया था या पुराना था, ये चीजें इसके अंदर देखी जाएंगी। ये है जी इसके अंदर ये एक ओवरव्यू है इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा जी, कौन से मैटर्स हैं जिनको कोर्ट नहीं देखेगी, डिग्री ऑफ अर्जेंसी को नहीं देखेगी, डिस्क्लाइनेशन ऑफ द पर्सन उसको नहीं देखेगी, एनी डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम व्हिच इफ काउज्ड बाय द प्राइवेट पर्सन वुड नॉट रेंडर सच पर्सन लायबल टू द सूट। ये देखेगी कि जो डैमेज हुआ है, अगर वो ये तो नहीं ना आप क्या, अगर छोटी सी बुर्जी है या 3 ईंटें उसने जोड़ के लगाई हुई है सीमेंट से, वो टूट गई तो वो भी डैमेज में आए, तो उसके लिए चूंकि सूट नहीं बनता, जिस चीज के लिए दावा नहीं बन सकता उसको नहीं देखेगी। यही कुछ है इसके अंदर। एनी डैमेज विच इज लाइकली टू बी caused टू द लैंड एक्वायर्ड आफ्टर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 6 बाई और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूज ऑफ द, वही बात है कि अगर पुरानी चीज थी और उसने टूट ही जाना था तो इसको नहीं देखेगी। इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड लाइकली टू अप्रूव फ्रॉम द यूज ऑफ विच इट विल बी पुट व्हेन एक्वायर्ड, एनी इंक्रीज टू द वैल्यू। अच्छा जी, अवार्ड के बाद जो कोई अगर उसकी वैल्यू बढ़ी है तो उसको इग्नोर कर देगी। एनी इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ द अदर लैंड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड लाइकली टू अप्रूव फ्रॉम द यूज टू विच द लैंड एक्वायर्ड विल बी पुट, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, इसको देख लेते हैं। एनी इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ द अदर लैंड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड likely to accrue from the use to which the land acquired will be put। इस चीज को नहीं देखेगी कि अब ये लैंड एक्वायर हो गई है, मेरी जमीन थी वहां पे 50 कनाल और उसमें से 20 कनाल चली गई है, तो जो 30 कनाल है उसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली बढ़ गई क्योंकि रोड भी आ गया, कॉलोनी भी आ गई, तो वो जो वो वैल्यू बढ़ी है इस वजह से उसको इग्नोर कर देगी। यही कुछ है इसका। When the applicant has omitted for a sufficient reason to be allowed by the judge to make such claim, the amount, अच्छा ये रूल्स हैं दिया आगे। When the applicant has made a claim to compensation pursuant to any notice given under section 9, the amount awarded to him by the court shall not exceed the amount so claimed।
अब जो उसने क्लेम की थी, कलेक्टर ने उसको कहा कि 20 लाख रुपया बनता है, वो कहता था 25 लाख रुपया बनता है, तो कोर्ट उसको 30 लाख नहीं कर सकती, 25 लाख तक ही रखेगी। When the applicant has refused to make such claim or has omitted without sufficient reason to make such claim, the amount awarded by the court shall in no case exceed the amount awarded by the collector। और अगर उसने ये कहा ही नहीं है कि अपना क्या नाम लेते हैं कि 25 लाख बनता है मेरा या 30 लाख रुपया बनता है, तो ऐसी सूरत में कलेक्टर ने जो डिसाइड किया उससे ऊपर कोर्ट नहीं जा सकती। When the applicant has omitted for sufficient reason to make such claim, the amount awarded to him by the court shall not be less than or may exceed the amount awarded by the कलेक्टर। अच्छा, अगर एप्लीकेंट ने कोई एतराज भी नहीं किया और वो सुना भी नहीं गया, तो वो कलेक्टर से कम भी दे सकती है और कलेक्टर से ज्यादा भी दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कास्ट वगैरह, कलेक्टर में भी डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट, ये भी नहीं दे सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेशन ये पढ़ लेते हैं। वेयर देयर आर सेवरल पर्सन इंटरेस्टेड, इफ सच पर्सन एग्री इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनसेशन, द पर्टिकुलर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट शैल बी स्पेसिफाइड इन द अवार्ड। सिंपल सी बात है। And as between such persons, the award shall be conclusive evidence for the correctness of the appointment। ठीक हो गया जी, सादा सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, देखते हैं बोलो। और अगर डिस्प्यूट हो गया फिर क्या होगा? when the amount of the compensation has been settled under section 11, if any dispute arise as to the appointment of the same or any part thereof, as to the person to whom the same or any part thereof is payable, the collector may refer such dispute to the reasoning to the court। अगर उसके अंदर उनका डिस्प्यूट आ गया